नमस्कार, आप सभी का स्वागत खेत खलिहान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। खेत खलिहान में हर रोज़ आपको नई नई जानकारी हम देते हैं। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो आज खासतौर से हम बात करेंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से उड़ीसा में सफलतापूर्वक आलू की खेती की जा रही है। साथ ही बात होगी ग्रीष्मकालीन फूलों की खेती की भी। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, अगर बात की जाए हमारी खासतौर से सब्जियों की खेती की, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका क्षेत्र कौन सा है, वहाँ पर जलवायु कैसी है। और हमारे देश के उड़ीसा राज्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ किसान ऐसे हैं जिनको शायद उम्मीद नहीं होगी कि उनके राज्य में आलू की खेती की जा सकती है, लेकिन अब इस राज्य में भी अगर आप चाहें तो सफलतापूर्वक आलू की खेती कर सकते हैं, क्योंकि अब इसकी संभावनाएं जो हैं पूरी तरीके से हम कह सकते हैं नज़र आने लगी हैं। परिणाम हमारे सामने हैं। इस दौरान आपको कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना होगा, यानी आपके क्षेत्र के लिए कौन सी किस्म ईजाद की गई है, इसके साथ साथ वहाँ पर कौन से रोग लग सकते हैं, किस तरह की बीमारियों का खतरा हो सकता है। अगर आप तमाम बातों का ख्याल रखेंगे तो बेहतर ढंग से आप यहाँ पर भी आलू की सफलतापूर्वक खेती कर सकेंगे। तो आइए जान लेते हैं कैसे यहाँ के किसान, अब हम कह सकते हैं हर संभव कोशिश करने में लगे हुए थे और अब उनकी जो संभावना है वो सफल होती नजर आ रही है। आइए देखते हैं कैसे ये कर रहे हैं आलू की खेती। उड़ीसा की मुख्य खेती है आलू। उड़ीसा सरकार ने सन 2014-15 में राज्य में आलू मिशन का शुभारंभ किया था और इसका मुख्य उद्देश्य था आलू खेती के लिए जमीन और उपज में निरंतर वृद्धि। हमारे राज्य में निरंतर रूप से उपज वृद्धि कराने के लिए आलू बीजों के प्रति अधिक ध्यान देना आवश्यक होता है। यदि हम आत्मनिर्भरशील बने, आलू बीज उत्पादन करने में वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाएं, तो खेती का खर्चा बहुत कम हो जाएगा और उड़ीसा में जो आलू संकट है वो कुछ हद तक दूर हो जाएगा। उड़ीसा में विभिन्न जिला में किसान आलू चाष करते हैं और जितना भी हमारा कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ज़्यादातर किसान यही जो विंटर में ही आलू पैदा करते हैं। उड़ीसा में हम देखे हैं कि नवंबर 15 जो आलू प्लांटिंग करने के लिए सबसे अच्छा समय है। इस समय कोई किसान आलू प्लांटिंग कर देता है तो पहले 1 महीने तक आलू का जो जर्मिनेशन और उसका इनिशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा टेम्परेचर मिलता है, जो हम बोलते हैं कि 18 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो ताप वो मिल जाता है। और उसके बाद जब ट्यूरेशन जो शुरू हो जाता है उस समय सबसे ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड और दिसंबर 15 के बाद उसी टेम्परेचर भी यहाँ पर मिल जाता है। तो इसलिए यदि हमारा किसान 15 नवंबर तक आलू प्लांटिंग कर लेते हैं तो उनको बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। जब कोई किसान आलू का जो किस्म या वैरायटी चयन करते हैं उससे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत आलू होता है लेकिन वो हार्वेस्टिंग के बाद उसका प्राइस इतना कम हो जाता है कि वो मार्केटिंग में भी दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए जो भी किसान हमारा आलू करते हैं, पैदा करते हैं, वो ये देखना चाहिए कि ऐसा कुछ वैरायटी लेना चाहिए जिसमें वो कुछ प्रोसेसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ अलग टाइप का भी आलू उसको करना चाहिए जो ज़्यादा दिन तक एम्बिएंट टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर में भी रह सकता है। तो यदि हम नॉर्मल जो अच्छा टेबल पोटैटो वैरायटी देखेंगे तो हमारा पास बहुत सारे वैरायटी उड़ीसा के लिए वो सूटेबल है। हम देखे हैं, एक तो कुफरी ज्योति है और उसके साथ कुफरी सूर्या, कुफरी ख्याति, कुफरी पुखराज, कुफरी अशोका, ये सब बहुत सारे वैरायटी है जो बहुत अच्छा उत्पादन भी देता है। और इस साल कुछ नई वैरायटीज़ भी आए हैं
जैसे कुफरी गंगा है, कुफरी नीलकंठ है और कुछ कुफरी लीमा है। ये सब नई वैरायटी इस साल ही आए हैं और इसका परफॉर्मेंस भी उड़ीसा में हम देखे हैं, इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। ये प्रोसेसिंग टाइप पोटैटो वेराइटीज़ भी है, जैसे कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 3, कुफरी फ्राइसोना, अटलांटिक आदि बहुत सारे प्रोसेसिंग टाइप किस्म भी हमारा पास उपलब्ध है और उसको हमारा किसान करेंगे तो थोड़े दिन जो हार्वेस्टिंग के समय जो प्राइस गिर रहा है वो प्रॉब्लम जब होता है उस समय उसको वो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जितना प्रोसेसिंग टाइप वेराइटीज़ है उसमें रिड्यूसिंग शुगर कम है और उसका जो कलर वाइट कलर होता है थोड़ा अट्रैक्टिव होता है और चिप्स बनाने के बाद ये काला नहीं हो जाता है। तो इसलिए ये जो प्रोसेसिंग वेराइटीज़ है उसको यूज़ करके प्रोसेसिंग करेंगे तो हमारा चाषी ज़्यादा फ़ायदा में रहेंगे। प्लांटिंग करने के बाद जिस दिन प्लांटिंग करते हैं उसी दिन तो पहले इरिगेशन कर देना चाहिए और हम तो बोलते हैं कि सभी समय आलू को बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि हमारा उड़ीसा कंडीशन में रिकमेंडेड डोज होता है 150 kg नाइट्रोजन, 80 kg फॉस्फेट और 100 kg पोटास। और ये जो नाइट्रोजन को हम दोबारा प्रयोग करना चाहिए, मीन्स स्प्लिट एप्लीकेशन करना चाहिए। पहले जब प्लांटिंग करते हैं उस समय 50% और 20-25 दिन अंदर जब हम फिर अर्दिंग अप करते हैं उस समय सेकेंड डोज अप्लाई करना चाहिए। आलू में उड़ीसा में ऐसे 6 to 8 इरिगेशंस लगता है और हम जैसे ट्यूबरेशन पीरियड है वो एक्चुअली बहुत ससेप्टेबल है, उस समय थोड़ा सा वाटर स्ट्रेस रहता है तो आलू का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि जैसे ट्यूबरेशन पीरियड है उस समय आलू में कुछ वाटर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आलू में बहुत सारा इंसेक्ट पेस्ट और डिजीजेस तो होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा कम होने के लिए हम ये रेकमेंड करते हैं कि आलू जैसे हार्वेस्टिंग के बाद उसको थोड़ा बोरिक एसिड ट्रीटमेंट करके यदि हम कोल्ड स्टोर में रखेंगे और अगले साल जब हम उसको प्लांटिंग के लिए यूज़ करेंगे उसमें बहुत सारे डिजीज़ का इंसिडेंस कम हो जाता है। ऐसे ही आलू में बहुत सारा वायरस भी आलू को अटैक करते हैं और उसको बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे हमारा अपीड्स, वाइट फ्लाइज, हॉपर्स ये सब उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो वायरस का इंसिडेंस कम करने के लिए हमको इमिडाक्लोपिड 3 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में मिला करके यदि स्प्रे कर लेंगे, ऐसे 2-3 बार स्प्रे करना पड़ता है, तो ये सब जो सकिंग पेस्ट का इंसिडेंस कम हो जाएगा। ऐसे प्लांटिंग करते हैं उस समय हमारा उड़ीसा में विल्टिंग का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो हम इसीलिए रेकमेंड करते हैं कि आलू, बैगन, टमाटर ये सब जो सोलानासी फैमिली का है वेजिटेबल्स है उसको बार बार एक ही ज़मीन में ना करके थोड़ा सा रोटेशन करना चाहिए। जैसे धान के बाद आलू या मक्का के बाद आलू, ये सब थोड़ा सा रोटेशन करेंगे तो ये जो विल्टिंग का प्रॉब्लम थोड़ा कम होगा। उसके साथ समर प्लाविंग करना चाहिए और प्लांटिंग के समय 10-12 kg ब्लीचिंग पाउडर पर हेक्टर अप्लाई करना चाहिए। आलू जब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उस समय भी बहुत सारे प्रिकॉशंस रहता है, जैसे कि इस तरह हार्वेस्ट करना है जैसे आलू का कुछ इंजरी नहीं होगा, क्योंकि ये ट्यूबर है, इसमें 80% वाटर है, बहुत टेंडर है, तो थोड़ा सा उसमें कुछ इंजरी होता है तो तुरंत उसमें पैथोजेंस अटैक कर लेते हैं। तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि उसमें हार्वेस्टिंग के समय कुछ इंजरी नहीं होना चाहिए। हार्वेस्टिंग के बाद उसको ऐसे शेड में
10-12 दिन रखने के बाद फिर कोल्ड स्टोर को भेजना चाहिए। और कोल्ड स्टोर में जब हम सीड पोटैटो रखते हैं नेक्स्ट ईयर उसको ज़मीन में फिर प्लांटिंग करने के लिए, उसके लिए हम 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर करते हैं। और जब हम टेबल पोटैटो स्टोर करते हैं उस समय उसके लिए थोड़ा सा अधिक टेम्परेचर 7 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो देखा आपने, लगातार हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं और साथ ही साथ हमारे किसान, जिनकी कोशिश रहती है कि हमेशा कुछ नया किया जाए, और उसी का परिणाम हम मान सकते हैं कि अब उड़ीसा में भी सफलतापूर्वक आलू की खेती की संभावनाएं जो हैं वो नज़र आती हैं। ज़रूरी यही कि जो उन्नत किस्में हैं किसान उनका चयन करें और अच्छी तरीके से अपनी फसल की देखभाल कर सकें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे ग्रीष्मकालीन फूलों की खेती के बारे में। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए खेत खलिहान। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में, सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत खेत खलिहान में। अब चलिए बात करते हैं ग्रीष्मकालीन फूलों की। जी हाँ, इस मौसम में आप कौन कौन से फूलों की खेती कर सकते हैं, क्योंकि फूलों की खेती के ज़रिए आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। ज़रूरत है तो उनकी सही देखभाल की और कुछ सावधानी बरतने की। तो आइए उसी सावधानी और देखभाल के बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ भी, और जान लेते हैं ये रंग बिरंगे फूल जो आकर्षक हमें लगते हैं, अपनी ओर आकर्षित हमें करते हैं, किस तरीके से किसानों को और ज़्यादा लाभ पहुँचा सकते हैं। की खेती कम वक्त की अधिक फायदा पहुंचाने वाली फसल है। इसके लिए ज्यादा बड़ी जगह की भी जरूरत नहीं होती। किसान अपनी जगह व सहूलियत के हिसाब से फूलों की खेती कर सकते हैं। चाहे तो खुले खेत में या फिर ग्रीन हाउस में नर्सरी लगाना अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। फूलों की पैदावार के लिए खेतों की तैयारी कैसे की जाए ताकि फसल अच्छी हो, आइए जाने हमारे कृषि वैज्ञानिक से। फूलों का मनुष्य के जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है और परंपरागत समय से ही फूलों का जो प्रयोग है वो काफ़ी हद तक रहा है, जिसमें से यदि हम उदाहरण के तौर पे देखें तो चमेली है और जो लोटस है, बहुत सारे गुलाब है जिससे कि इत्र बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे फूल रहे हैं जो कि पुराने समय से आज तक बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। लेकिन यदि हम थोड़ा सा पीछे हट के देखें तो 1950 में जो फूलों की जो खेती की जाती थी वो सिर्फ 3400 या 3500 हेक्टेयर में की जाती थी। लेकिन आज इस आधुनिक युग में यदि हम देखें तो फूलों के अंदर जो क्षेत्रफल है वो 1.85 लाख हेक्टेयर पहुंच चुका है। और पिछले एक दशक से लेकर के यदि हम थोड़ा सा इसका अवलोकन करें तो फूलों में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है और इसमें भारत सरकार को बहुत बड़ा श्रेय जाता है। फूलों की खेती के लिए या बागवानी की खेती के लिए भारत सरकार द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं और इन योजनाओं के चलते हमारे देश में
जो फूलों के अंदर क्षेत्रफल है और जो उत्पादन है वो काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ा है। फूलों की खेती को हम दो तरीके से करते हैं। एक तो वो जो कि हम कट फ्लावर के तौर पे फूलों को उगा करके और जो बहुत ही दिन प्रतिदिन युग में या तो बुक्के, बास्केट या डेकोरेशन में जिनको हम कट फ्लावर बोलते हैं। दूसरे वो फूल हैं जो कि खुले खेत में पैदा किए जाते हैं और उनको लूज फ्लावर की भांति या तो उनको गार्लैंड में या उनको पूजा पाठ में, मंदिर में, घर में या किसी सामाजिक समारोह में उनको प्रयोग किया जाता है। यदि हम कट फ्लावर की बात करें तो सबसे प्रमुख आता है गुलाब। गुलाब के बाद आता है क्राइजेंथियम, गुलदाउदी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद कार्नेशन है, जरबेरा है, लिली है, ऑर्किड है, एंथुरियम है। ये बहुत सारे ऐसे 8-10 कट फ्लावर हैं जो कि पूरे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न मौसम में, भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु में और भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी में इनको उगाया जाता है। इन फूलों को भी दो तरीके से उगाया जाता है, जैसे कि ग्लैडियोलस है, ये कट फ्लावर के रूप में खुले खेत में भी उगा सकते हैं, लेकिन इसको हम एक कट फ्लावर के रूप में प्रयोग में करते हैं। इस समय यदि आप देखते हैं तो पहाड़ों पे कट फ्लावर के तौर पे ग्लैडियोलस की खेती की जा रही है और यही कट फ्लावर ग्लैडियोलस को हम खुले खेत में अपने सर्दियों के मौसम में अपने मैदानी क्षेत्रों में भली भांति से उगा सकते हैं। बाकी जैसे गुलाब है, आपका जरबेरा है, क्राइजेंथियम है, कार्नेशन है, इनको हम पूरे वर्ष भी उगा सकते हैं, लेकिन उस पूरे वर्ष में इसको उगाने के लिए हमें नियंत्रित वातावरण चाहिए और उस वातावरण में खास करके हमें तापमान और आर्द्रता और दूसरा है कि उसका प्रकाश, इन तीन मुख्य कारकों को हमें उनको नियंत्रित करना पड़ता है और वो ग्रीन हाउस में ही संभव है। तो ऐसे फूलों की खेती हम पूरे वर्ष कर सकते हैं। आज पूरे विश्व में फूलों की खेती को व्यवसाय का रूप दिया जा चुका है। किसान फूलों की खेती में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। आज पूरे भारत में 1.85 लाख हेक्टेयर में फूलों की खेती की जा रही है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है और भारत सरकार द्वारा इस पर योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे फूलों से अपना व्यवसाय चलाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सके। फूल कई प्रकार के होते हैं, इनकी कई किस्में होती हैं। किसान इनका चयन कैसे करें, आइए जानते हैं हमारे वैज्ञानिक से। कुछ ऐसे जो भिन्न प्रकार के फूल हैं जो कि मैंने आपको बताया कि जो कट फ्लावर के तौर पे नहीं बल्कि उनको हम लूज फ्लावर के तौर पे उत्पादन करते हैं और उनसे बहुत सारे किसान भाई अच्छी अपनी आमदनी कमा सकते हैं। जैसे कि गेंदा है, गुलाब है, देसी गुलाब, गुलदाउदी है और क्रोसेंड्रा है जो कि हमारे दक्षिण भारत में काफ़ी अधिक मात्रा में उगाते हैं इसको। चमेली है, चमेली की भी गार्लैंड बनती हैं, मालाएं बनती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के खुशबूदार फूल है ये। इसकी भी खेती हमारे उत्तरी भारत में भी, दिल्ली और दिल्ली के आसपास भी, अलीपुर ब्लॉक में इसके बहुत सारे किसान हैं जो इसकी खेती करते हैं। अभी गेंदा एक ऐसा फूल है जो कि तीनों मौसम में आप भली भांति से उगा सकते हैं। ये सर्दियों में भी उगाया जाता है, गर्मियों में भी उगाया जाता है और बरसात के मौसम में भी इसको उगाया जाता है। इस समय बहुत सारे किसान भाइयों ने दिल्ली और दिल्ली के आसपास मैदानी क्षेत्रों में जो गेंदा है, गेंदे की रोपाई कर चुके हैं वो। और इस समय जो एक अफ्रीकन जायंट किस्म है वो इस समय एक बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और काफ़ी अधिक मात्रा में उसकी अच्छी उपज भी किसान गर्मियों के मौसम में ले सकते हैं। अब सर्दी और जो बरसात है उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार की किस्में उपलब्ध हैं, उनको भी किसान भाई उगा सकते हैं। और सर्दियों में खास करके हमारी पूसा नारंगी, पूसा अर्पिता, एक ये दो ऐसी किस्में हैं जिनको कि आप सितंबर के महीने में किसान भाई उसको लगा सकते हैं और वो पूरा आपका फरवरी, मार्च और अप्रैल तक फूल देता रहता है। एक हमारे पास पूसा संस्थान द्वारा, हमारे विभाग द्वारा विकसित किस्म है पूसा अर्पिता, जो कि बहुत ही ठंडे मौसम के दौरान, जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है, खास करके जनवरी में काफ़ी तापमान गिर जाता है, उस समय बहुत अच्छा फूल देती है पूसा अर्पिता। ये दोनों ऐसी किस्में हैं जो कि आप इससे अच्छा फूल ले सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और इसका बीज भी हमारे संस्थान में, हमारे
विभाग में उपलब्ध रहता है। इसके साथ साथ है गुलदाउदी। गुलदाउदी को देखिए कि अभी ये कट फ्लावर के तौर पे उगाया जाता है और इसकी अब आगे आगे देखिए कि आप जून और जुलाई के महीने में इसकी कटिंग लगा करके और इसके नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। कटिंग हमेशा हम पुराने पौधों से लेते हैं और पुराने पौधों से जो नई शाखाएं जो विकसित होती हैं उनको हम तोड़ करके और सेराडेक्स या रूटेक्स में उसको लगा करके और उसको हम फिर नए पौधे बनाने के लिए या तो उसको कोकोपीट में या परलाइट में इसका मिक्सर बना करके या रेत में इसकी कटिंग लगा करके नए पौधे बना लेते हैं। और जब वो नए पौधे 21 दिन बाद या 1 महीने उपरांत जब वो जड़ ले लेते हैं तो हम उसकी फिर रोपाई या तो ग्रीन हाउस में करते हैं या खुले खेत में करते हैं। और ग्रीन हाउस या खुले खेत में एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बात यह है किसान भाइयों के लिए कि वो इसको ड्रिप इरिगेशन जो बूंद बूंद पत्ती है, बूंद बूंद पत्ती को अपना करके और वो फूलों में यदि सिंचाई करें तो इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमारा पानी की बचत होगी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पानी की जो समस्या है वो बहुत ही भयानक है और पानी का सदुपयोग करना हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो बूंद बूंद पद्धति जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसको हम खुले खेत में भी यूज़ कर सकते हैं और उसको ग्रीन हाउस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ में हम खाद भी दे सकते हैं, इसको हम फर्टिगेशन बोलते हैं। जो पीछे ग्रीन हाउस के पीछे जो टैंक बना रहता है उस टैंक में हम NPK जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, उसकी एक निश्चित मात्रा का मिश्रण बना करके यदि पानी में घोल करके और हम ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जब हम पेड़ पौधों में हम खाद देते हैं तो इसको हम फर्टिगेशन बोलते हैं। तो इस तरह से हम ग्रीन हाउस में या खुले खेत में फर्टिगेशन की पद्धति को अपनाकर भी अधिक उत्पादन कर सकते हैं। फूलों की खपत तो हर छोटे से लेकर बड़े शहरों तक सभी जगह होती है और इनके विपणन केंद्र भी सही जगह स्थित हैं, जहां किसान भाई अपने फूलों के खेप पहुंचा सकते हैं या बेच सकते हैं। ये दिल्ली, अहमदाबाद, हरियाणा, चंडीगढ़ जैसी बहुत सी बड़ी बड़ी मंडियों में जहां किसान अपना माल बेच सकते हैं। अब जहाँ तक है फूलों का विपणन कहाँ करें, कैसे करें, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मैं सभी किसान भाइयों को यही बताना चाहूँगा कि देखिए, वैसे तो फूलों की जो खपत है एक छोटे शहर से लेकर और बड़े शहर तक हर जगह संभावित रहती है, लेकिन खास करके बड़े शहरों में इसकी खपत ज़्यादा होती है। तो यदि हम एक मोटा आंकड़ा भी लें तो 1000 करोड़ रुपए का जो सालाना बिजनेस जो होता है उसमें से अकेला 600 करोड़ रुपए का जो फूलों का बिजनेस है वो दिल्ली की मार्केट में बाज़ार में किया जाता है। और दिल्ली की जो मार्केट है सबसे बड़ी गाजीपुर मंडी है, जहाँ पर फूलों का क्रय और विक्रय सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है और सुबह 7 बजे तक रहता है। और बहुत सारे दिल्ली के आसपास के लोग या यहाँ तक कहिए कि ट्रेन से या हवाई जहाज़ से दूर से भी फूल आकर के इस मंडी में बिकते हैं। तो विपणन जो केंद्र हैं वो दिल्ली, अहमदाबाद, आपका बम्बे, मद्रास, चेन्नई, लुधियाना, चंडीगढ़ और भी बहुत सारे, भोपाल, इंदौर, ये भी एक कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे फूलों की खपत रहती है और वहाँ पे किसान भाई इसका विपणन कर सकते हैं। और विपणन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि फूलों को भली भांति से काट लें, उनको किस तरह से पैकिंग करें, उनको बॉक्सेज में, कार्बोरेटेड बॉक्सेज में या तो पैक करें या उसको खुले, यदि आप कहीं मंडी के नज़दीक हैं तो उसको टोकरी में भी ले जा कर के मंडी में भेजा जा सकता है। यहाँ तक कि गेंदे को बोरियों में, गिल्ली जो बोरी आती है उसमें भी लपेट करके मंडी में भेजा जाता है या बास्केट में उनको रख करके बाज़ार में भेजा जाता है। अभी सबसे महत्वपूर्ण है कि खेत की तैयारी कैसे करें, उसमें क्या लगाएं, ये सारा हमें सोचना होगा और इसका हमें एक परियोजनाबद्ध तरीके से इसकी तैयारी करनी होगी। अभी देखिए कि गर्मियों का मौसम है और गर्मी के मौसम में बहुत सारे खेत हैं वो खाली हैं, उसकी तैयारी के लिए बहुत ही उत्तम समय है ये समय। तो सबसे पहले तो खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लें और ट्रैक्टर से, हैरो से खेत की काफ़ी अच्छी तरह से मिट्टी की उल्टा पुल्टी कर लें
और उसमें हो सके तो गोबर का सड़ा हुआ खाद डाल दें, उसको मिला दें खेत में अच्छी तरह से। और अभी जैसे प्री मानसून आ जाएगा या जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है, उन किसान भाइयों को तो ये भी चाहिए कि वो वहाँ पे ग्रीन मैन्योर कर लें, जैसे कि ढैंचा है, सनई है, सनहम जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी भी आप बिजाई करके उसको आप एक निश्चित अवस्था पर पहुंचने के बाद उसको खेत में ट्रैक्टर से मिला देते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी ज़मीन है उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो ग्रीन मैन्योरिंग से बढ़ जाती है। और ख़ास करके ग्रीन हाउस में इस समय बहुत मुख्य बात ये है कि उसकी आप उसका स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, उसका उपचारित कर सकते हैं दवाई से। उसको ग्रीन हाउस की बेड्स को खाली यदि हैं वो, तो उनको उलट करके छोड़ दें, उसमें या तो मिथाइल सोडियम से या कोई और जैसे हमारे बहुत सारे फोरेट है, जो इंसेक्टिसाइड है, क्लोरोपाइरीफॉस है, तो जो हमारे नीमाटोड या जो हमारी दीमक से जूझती हुई ज़मीन है उसका उपचारण करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले फिर सीज़न में उसकी ठीक से आप फसल ले सकें। फूलों की खेती हर जगह और हर मौसम में की जा सकती है। फसलों के बदलाव के साथ या फिर बड़े रूप में किसी भी तरह किसान फूलों की खेती करके व्यवसाय का रूप दे सकते हैं। कम वक्त, कम लागत और कम जगह में ज्यादा मुनाफा देने वाली इस फसल से किसान अधिक आय तो प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ ही फूलों का सानिध्य भी पा सकते हैं। तो देखा आपने फूलों की खेती कितना फ़ायदा आपको दे सकती है, और अब ग्रीष्मकालीन के दौरान कौन कौन से फूलों की खेती करके आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। साथ ही आपने कार्यक्रम में जाना उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आलू की सफल खेती के लिए अब संभावनाएं हमें नज़र आती हैं, जिससे हमारे किसानों को और भी ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए आज खेत खलियान में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। चीनू